खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके। 8:36 हो गए हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और हमेशा की तरह एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारा साथ देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थोड़ी देर में वो भी हाजिर होंगे। लेकिन जहां तक प्रोग्राम की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत से, मुख्तलिफ तबसरों से हम गुजरेंगे। एक एक करके 3 मुख्तलिफ पड़ाव पर हम जाएंगे। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुछ अहम और बड़ी खबरें, ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स दाल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर हो रही हैं, उस पर थोड़ी देर में जाएंगे। खबरों का जब तज्जिया होगा, तबसरा होगा, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के मौसम, शाहराहों का हाल, आप सफ़र करेंगे या नहीं, इंतजामिया या मुतलकिन क्या कुछ कहते हैं, उस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इस पर जरूर अपडेट आपको करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ बड़ी और अहम खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी, उस पर नजर दौड़ाएंगे। बड़ी डिटेल्स और अपडेट आपके सामने रखेंगे मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों के साथ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ लिए चलते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक, और आपको बताते हैं क्योंकि आज फरवरी की 15 तारीख है, साल 2023 का दूसरा महीना। क्यों आज के दिन पर बात करना जरूरी है और आज के दिन की अहमियत तारीख में क्या है। साल 2017 में आज ही के दिन भारत के अंदर एक रिकॉर्ड बना, जहां इसरो ने, जो स्पेस एजेंसी है, जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। किसी भी एजेंसी ने इस तरह का कारनामा अंजाम अब तक नहीं दिया था। साल 2017 में यह रिकॉर्ड बना इसरो के नाम, जहां 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का फैसला लिया गया और कामयाबी भी इसरो की टीम ने इसमें हासिल की। साल 2002 में आज ही के दिन अफगानिस्तान में वज़ीर सयाहत अब्दुल रहमान को पीट कर हलाक किया गया और बताया जाता है कि इल्जामात जो तय हुए और बाद में केसेस दर्ज हुए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हज की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनकी जानिब से रुकावटें डाली जा रही थी। सफर महमूद पर जाने के लिए दस्तावेजात न देने पर उनकी जानिब से जो कोशिशें हुई, उस पर गमो गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। साल 1961 में आज ही के दिन बेल्जियम में बोइंग 707 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 73 लोगों की जान एक साथ चली गई इस हादसे में 15 फरवरी 1961 को। 1961 के बाद 1869 पर चलते हैं, जहां पर आज का दिन अदब से वाबस्ता लोगों के लिए काफी अहम, क्योंकि उर्दू के मशहूर शायर और अदीब मिर्जा गालिब, या जिनका पूरा नाम असदुल्ला बेग खान था, उनका इंतकाल आज के दिन हुआ। चांदनी चौक दिल्ली के इलाके में जब ब्रिटिश इंडिया का राज था, तो 1869 में आज के दिन मिर्जा गालिब इस दुनिया से चल बसे 15 फरवरी को। तो उनकी खिदमात, जो अदबी खिदमात रही हैं उर्दू और फारसी में बिलखुसूस, उसको याद करते हुए आज उन्हें खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। साल 1989 रूस ने अफगानिस्तान से अफवाज के मुकम्मल इनखला का बाज़ाब्ता ऐलान किया। 15 फरवरी को एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद आज के दिन ये फैसला हुआ था। यूएसएसआर की फौजें अफगानिस्तान से निकली। 1764 में अमेरिका में सेंट लुइस शहर की बुनियाद रखी गई। वो शहर जहां दुनिया भर के कई बड़ी शख्सियात ने जाकर खुतबे दिए, तकारीर की और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ उमूर पर अपनी बात रखी। इस शहर का क़याम 1764 में अमल में लाया गया, या बुनियाद इसकी रखी गई। 15 फरवरी 1689 को 1689 को जर्मनी ने फ्रांस से जंग का बाकायदा ऐलान किया। आज के दिन शुरुआत हुई। जो कोल्ड वॉर थी, वो आज के दिन एक दूसरे पर हथियार बरसाने के हथियारों में तब्दील हुई 15 फरवरी को 1689 में। और 1950 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और चीन के दरमियान बाहमी दिफा मुआहिदा तय पाया। दोनों ममालिक के दरमियान आज जो चीन और रूस के दरमियान आज आप नजदीकियां देख रहे हैं, नतीजा यह है कि 1950 में जो मुआहिदा हुआ, उस एग्रीमेंट के बाद दोनों मुल्क आगे आए और कई मरतबा अमेरिका के खिलाफ दोनों ममालिक ने एक साथ आवाजें भी बुलंद की। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने रखे। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में कई अहम शख्सियात आज के दिन आई और कई लोग चले गए। वो सारी डिटेल्स आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे के इन चंद पॉइंट्स के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश। 8:42 हो गए हैं। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, आगाज करेंगे, और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम कैसा है, कौमी शाहराहों का हाल, ये सब बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर।
बहुत शुक्रिया आसिफ। और सबसे पहले जरा खबरों की जब आगाज करते हैं तो आपको बाखबर करते हैं कि अगर आपने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के दो हिस्से हैं, दो सूबे हैं, सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर, और दोनों सूबों को एक दूसरे के साथ मिलाती है हमारी एक वाहिद कौमी शाहराह इस वक्त NH-44, जिस पर रात देर कल दिन में भी कई मकामात पर पस्सियां गिराई। लगातार इंतजामिया हरकत में रही, कोशिश की गई कि दरमांदा गाड़ियों को निकाला जाए, और रात देर गए के बाद आज सुबह से भी यह खबर आई कि पंथहाल के कई मकामात पर पस्सियां गिराने का सिलसिला शुरू हो गया था। ताहम वक्फे से शाहराह पर जो पस्सियां गिराई हैं उससे गाड़ियों की नकल हमल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इंतजामिया की तरफ से पस्सियां हटाने का काम भी साथ साथ किया जा रहा है, और दरमांदा गाड़ियां जो पिछले कई घंटों से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दरमांदा है उन्हें आगे चलने की भी इजाजत दी जा रही है। और यही वजह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वाले सभी लोगों से ये दरख्वास्त ट्रैफिक डिपार्टमेंट और सूबाई इंतजामिया की तरफ से की जाती है कि जब भी वो इस कौमी शाहराह पर आज सफर करने का इरादा करे तो सबसे पहले जो मकामी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उनके साथ राब्ता कायम करे, उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही घर से रखते सफर बांधे आगे बढ़ने के लिए। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों तरफों को गाड़ियों को चलने की इजाजत तो आज जरूर होगी। ताहम इतला ये है कि लगातार पस्सियां गिरा रही है, और पस्सियां गिराने की वजह से कई मकामात पर गाड़ियों की आवाजाही को रोका भी जा रहा है। ताहम इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई भी कर रही है, पस्सियों को हटाया भी जा रहा है, जिसके बाद वक्फे से गाड़ियों को चलने की इजाजत भी दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं रास्ता खुला भी है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि अगर ज्यादा कोई बड़ी पस्सी गिरा कर आती है और सूरत हाल कुछ और होती है तो फिर रास्ता बंद भी होगा। फिलहाल 50-50 पे रास्ता है, रास्ता चल भी रहा है, रास्ता बंद भी है। इंतजामिया की नजर इस पर है, वर्किंग एजेंसियां ग्राउंड जीरो पर है। अगर आपने सफर करना हो तो आपको भी इस शाहराह पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राब्ता करना होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं रात देर गए से सुबह 7-7:30 बजे तक की किस तरीके से कौमी शाहराह पर है, जहां पर लगातार पस्सियां कई मकामात पर गिरा रही है, लेकिन वर्किंग एजेंसियां भी लगातार जो है वो काम कर रही है NH-44 पर। और फिलहाल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की इतला के मुताबिक दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है, और यही वजह है कि अभी तक ट्रैफिक बहाल है और किसी तरीके से अभी जो अब आपके साथ बात करें तो रास्ता क्लियर बताया गया है। एक तरफ से ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से यहाँ में सर्दी चल रही है जी, यानी बर्फबारी का मौसम भी है। अगरचे महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बालाई इलाकों के अंदर किस तरीके से शिद्दत की बर्फबारी हुई है। और ये गगनगीर गांधरबल की तस्वीरें हैं, जहां पर मौसम के अंदर थोड़ा सा ठहराव आया, थोड़ी सी धूप बाहर आई, तो उसके फौरन बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आई, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर एक बार फिर बर्फबारी को हटाने, जो बर्फ जमी हुई बर्फ है उसको हटाने का काम हाथ में लिया है। और कल दिन से अभी तक जो इतलात आ रही है कि कई डोजर जो BRO के हैं वो लगातार स्नो कटर जो है वो इस हिमालयी पर्वत के इस हिस्से के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, और लगातार बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी है। तस्वीरें आपके सामने है गगनगीर सोनमर्ग की, जहां पर BRO की 122 RCC कंपनी जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से काम कर रही है। जो ही बर्फबारी रुक जाती है, सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती है, तो इस कौमी शाहराह पर काम किया जाता है, बर्फ को हटाया जाता है, ताकि वक्त मुकर्ररा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत यहां से मिल सके। फिलहाल सूरत हाल क्या कुछ है, गाड़ियां चलना तो नामुमकिन है, क्योंकि डोजर जिस मुश्किल के साथ अभी बर्फ उठा पा रहा है, और जितनी शिद्दत की बर्फबारी इस सेक्टर के अंदर हुई है उससे साफ लग रहा है कि अभी मजीद वक्त लगेगा इस कौमी शाहराह को खुलने के हवाले से। तो बर्फबारी हटाने का सिलसिला जारी है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, और जल्द खोलने की कोशिश है, क्योंकि अभी मौसम खुश्क भी रहने वाला है इस हफ्ते। तो शायद ये एक मौका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 122 RCC के पास, जो मुसलसल इस इलाके के अंदर बर्फानी तोदे भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी काम कुछ एक इलाकों में जारी रहा। बीच में खलल पड़ा और फिर से अब मौसम खुशगवार हुआ, हल्की धूप खिल रही है, तो भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके गगनगीर से सोनमर्ग रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है, जो एक अहम स्ट्रेच श्रीनगर और जो लेह हाईवे है उस पर माना जाता है। अब जब खराब मौसम की बात हो रही है, मौसम सरमा में आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में अलग अलग शेड्यूल सामने आए थे, और इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूल, तमाम स्कूलों को चाहे वो विंटर या समर्स के अंदर आ रहे थे, अलग अलग शेड्यूल बनाकर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद कुछ एक वक्फे के बाद
कॉलेजों को भी छुट्टियां कर दी गई, लेकिन बिलाखिर वो दिन खत्म हुआ और सरमा की तातीलात खत्म हो गई। 14 फरवरी तक जो छुट्टियां थी वो खत्म होने के बाद आज यानी 15 जनवरी से दोबारा वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के भी अंदर कुछ कॉलेजेस खुलेंगे। तैयारियां बड़े पैमाने पर पहले से की जा रही थी। इदारों को आज खोलने का फैसला ऑफिशियली लिया गया है और जो छुट्टियों का ऐलान किया गया था वो खत्म हो गई है। और विंटर वैकेशंस खत्म होने के बाद वादी के अंदर और जम्मू में विंटर जोन्स में जो आने वाले कॉलेजेस हैं वहां पर भी तय शेड्यूल के मुताबिक आज खुलेंगे। तकरीबन ये 50 दिन का वक्फा था, तो 50 छुट्टियों के बाद दोबारा से आज कॉलेजेस खुलेंगे। बच्चे स्कूलों में तो अभी वक्त मजीद है, 19 फरवरी तक इसी तरीके से छुट्टियां हैं और जो 12वीं जमात तक के तलबा है वो 19 तारीख को आएंगे और जो अप टू 10th है वो 28 तारीख तक छुट्टियां फिलहाल मनाएंगे। लेकिन जो कॉलेज जाने वाले तलबा है उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। और आपको याद होगा कि जम्मू सूबे के अंदर जहां पर ऐलान के मुताबिक 1 जनवरी से 10 जनवरी तक छुट्टियां नहीं थी, 2023 के पहले महीने के दौरान वो खत्म हो चुकी हैं। दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आला महकमा तालीम का महकमा है, उसने तमाम डिग्री कॉलेजेस जो सरकारी डिग्री कॉलेजेस हैं उनके अंदर तातीलात का ऐलान किया था। उसके मुताबिक हमने विंटर जोन और समर जोन में थोड़ा सा ब्रेक देकर जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी में अलग अलग मौसमी हालात को देखते हुए अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन 27 दिसंबर को जिन छुट्टियों का ऐलान वादी कश्मीर के कॉलेजेस के लिए, जम्मू सूबे के अंदर विंटर जो सेशन में आने वाले कॉलेजेस हैं उनके लिए 27 दिसंबर से जिन तातीलात का ऐलान हुआ था वो खत्म हो गई है और 50 दिनों के बाद आज दोबारा से कॉलेजेस वादी कश्मीर में, शुमाल जनूब में और जम्मू सूबे के अंदर जो विंटर जोन में आने वाले कॉलेजेस हैं उनको अब से कुछ देर बाद खोल दिया जाएगा और क्लासेस दोबारा से ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके दरसी निजाम को वापस पटरी पर लाने की कोशिश तातीलात के बाद, यानी जो सरमा की तातीलात थी वो खत्म हो गई है कश्मीर जोन के अंदर। और वो सबसे पहले कॉलेज जो हमारे हैं हायर एजुकेशन वाले वो आज से खुलेंगे बाज़ाब्ता तौर पर और इसके बाद फौरन से बेशतर जम्मू से भी यह है कि 14 फरवरी के बाद जो है वहां पर भी गालिबन कल से वहां से भी जो है वो निज़ाम बेहतर होने की उम्मीद, 27 के बाद वहां पर भी कॉलेज है वो खुल सकते हैं। तो फिलहाल आज सूबा कश्मीर के अंदर कॉलेज को खोल दिया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर दरसी निज़ाम जो है वो बहाल हो गया। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सियासत की थोड़ी सी करते हैं क्योंकि मामला सियासी नवियत का बड़ा अहम बन रहा है लद्दाख का। लद्दाख के अंदर जिस तरीके की गर्माहट या में सर्दी के अंदर हो रही है उसकी शिद्दत दिल्ली तक आ चुकी है और दिल्ली के अंदर आज दिल्ली चलो मार्च के तहत दिल्ली के अंदर आज लद्दाख का एहतजाजी मार्च होना है और ये मार्च के हवाले से पहले ही शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया था। 2 अहम ग्रुप्स है लेह और कारगिल के। लद्दाख एक तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह के अंदर जो एपेक्स बॉडी है पीपल्स मूवमेंट फॉर 6th शेड्यूल के हवाले से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों ने मुश्तरका तौर पर आज दिल्ली के अंदर एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया था और कल रात से ही दिल्ली के अंदर जो है वो गहमा गहमी तेज हो गई है। इस बीच जहां दोनों पार्टियां जो है वो मुश्तरका तौर पर आज अपना एहतजाज दर्ज करेंगे, वहीं पर सोनम वांगचुक जो मारूफ अदीब भी है, माहौलियात के माहिर भी है और लद्दाख के अंदर गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से उन्होंने 5 दिन के लिए भूख हड़ताल भी की थी और फिर जो सूरत हाल वहां पर बनी थी जिसको लेकर बयानात का सिलसिला भी चला था, वो भी कल रात देर गए जो है वो दिल्ली पहुंचे और आज बाज़ाब्ता तौर पर वो इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 4 नुकाती एजेंडा जो है 4 नुकाती एजेंडा जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनाया गया है। लेह बेस लद्दाख एपेक्स बॉडी जो पीपल्स मूवमेंट फॉर 6th शेड्यूल के हवाले से बनाई गई और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें कई रिलीजियस पार्टियां हैं, सोशो रिलीजियस पार्टियों का ये मुश्तरका इत्तेहाद है। इन्होंने जो डिमांड दी है वो स्टेटहुड की है। पहले ये था कि जनाब जम्मू कश्मीर से अलग करो तो यूटी बनाओ, अब डिमांड है कि जनाब हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। न सिर्फ स्टेटहुड दिया जाए बल्कि 2 लोकसभा की सीटें दी जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, नौकरियों और जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 6th शेड्यूल के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसे मांगा जा रहा है। इसके बीच ये भी आपको याद होगा कि लद्दाख के मामले को लेकर मरकजी वज़ारत दाखिला ने हाई पावर कमेटी का तश्कील अमल में दिया है और उस हाई पावर कमेटी की सरबराही जो है वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला
कर रहे हैं नित्यानंद रॉय साहब, और उनकी सरबराही में कमेटी को बनाने का ऐलान किया गया था। ताम कमेटी बनने के फौरन बाद उस कमेटी पर कई सवालात उठे, जिसके बाद तातुल का शिकार ये पूरा मुज़ाकराती अमल जो वो हो चुका है। इधर मुजाहिरीन का मानना है कि पिछले 3 साल से लगातार वो बड़े वादे सुन रहे हैं, बड़ी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि जिस तरक्की का नारा दिल्ली से दिया गया था वो तरक्की आज के दिन लद्दाख के अंदर नजर नहीं आ रही है। जिन तहफुजात का इजहार दिल्ली से किया गया था वो तहफुजात आज हमारे पास है नहीं। हमारी जमीनें खतरे में है, हमारा कल्चर खतरे में है, हमारी नौकरियां खतरे में है, और नौजवानों का मुस्तकबिल हर दिन गुजरने के साथ तारीख हो रहा है, ये मुजाहिरीन कह रहे हैं। और यही वजह है जब 3 साल से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे तो बात सुनी नहीं गई, तब जाकर लद्दाख से एहतजाजी मार्च जम्मू पहुंचा, और जम्मू के बाद आज दिल्ली के अंदर मोर्चा जन है जी, एहतजाजी मुजाहिरीन। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जी। रिगजिन वांगबो हमारे साथ है। रिगजिन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल से आप लगातार इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखे हुए हैं और लगातार आप इस खबर से हमारे नाजरीन को बाखबर कर रहे हैं, व्यूअर्स को बाखबर कर रहे हैं। कितने बजे का प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है और तादाद कितनी होगी जो एक्सपेक्टेड है? आज लद्दाख के हवाले से यूटी लद्दाख की जो ज्वाइंट लीडरशिप है वो माना जा रहा है कि माइनस बीजेपी के सारी लीडरशिप दिल्ली के अंदर है जो आज एहतजाज का हिस्सा बनेगी। कितनी तादाद होगी ये? जी, तो आज जो है जिस नारे के साथ आए थे दिल्ली चलो, और आज जंतर मंतर पे 2 बजे जो है लोग वहाँ पे जमा होंगे और 5 बजे तक वहाँ पे रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और केडीए एपेक्स बॉडी के सारे मेंबर्स आ चुके हैं, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आ चुके हैं, और दिल्ली के जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी जुड़ेंगे इसमें, और साथ ही में जो ऑपोजिशन दूसरी पार्टी है कांग्रेस, आप उनका भी वह यहाँ जुड़ेंगे इस प्रोटेस्ट में, और बाकी लोग जो यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं इस टाइम वो भी जुड़ेंगे, और लगभग जो है काफी लोग आज आपको देखने को मिलेगा जंतर मंतर पे। जी जी, जो ज्वाइन करेंगे आज कोई तादाद है और कितने लोगों का परमिशन है कि गैदरिंग कितनी होगी वहां पर? अभी ऐसा कुछ नंबर्स का कोई स्पेसिफिक परमिशन ऐसा नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा जितना जुड़ सके उतना वो कह रहे हैं, और हर एक वीडियो में अपील कर रहे हैं एपिक्स के हेड, केडीए के हेड, जो एपिक्स कोऑर्डिनेटर उनका हेड, स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ है उनके एक वीडियो जारी किया है। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की उनकी ये उम्मीद है कि ऐसा कुछ नंबर्स की कोई अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी वांगबो, ये भी बताइएगा, हम देख रहे थे कि बैक चैनल टॉक्स भी चल रही थी, और बैक चैनल टॉक्स इसलिए चलाई जा रही थी कि ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो उसमें नामों का काटना था, नए नाम डालने थे और ट्रैक पर सारे सिस्टम को लाना था, क्या मैं ये समझूं कि वो बैक चैनल टॉक्स काम नहीं कर पाए और जिसके बाद हिल ये जो केडीए है और दीगर पार्टियां हैं वो दिल्ली तक आ गई हैं एहतजाज करने के लिए? जी, अभी जिस तरह से हाई पावर कमेटी जो शुरू में बनाई थी उससे एपेक्स और केडीए का पहले से ही ऑब्जेक्शन था, वो बातचीत नहीं करना चाह रहे थे जो एचपीसी कमेटी बनाया था। और इसको लेके फिर लद्दाख में जैसे आपने देखा बहुत बड़ा जलसा जुलूस हुआ है, और सोनम वांगचुक जी जो अनशन पे बैठे थे 5 दिन, और सबसे ब्रेकिंग है कि वो भी आज इस अनशन में जुड़ेंगे। और अभी जो मिनिस्ट्री की ओर से जो है नए हाई पावर कमेटी जो है वो फिर से फॉर्म किए जाएंगे, और जिस ग्राउंड पे वो डिमांड कर रहे हैं उसमें भी कहा तो ये जा रहा था कि उस ग्राउंड को दोबारा से देखेंगे, जो 4 पॉइंट एजेंडा है कि एपेक्स और केडीए का, उस पर फिर से बातचीत हो सकती है। अभी भी वहां से क्लियरेंस नहीं आई है, जो डिमांड इन्होंने रखी है उस पर बातचीत होगी नहीं। अच्छा रिगजिन, ये बताइएगा क्या ये सिंबॉलिक रहेगा 2-3 घंटे के लिए, या कुछ और भी प्रोग्राम है जिसको आज खोल देंगे ये दोनों लीडर्स? आज थोड़ा सिंबॉलिक तरीके से ही होगा, पीसफुल तरीके से ही होगा। कुछ और अभी तक तो अपडेट नहीं है कुछ ऐसा और करेंगे, पर सिर्फ एक सिंबॉलिक और एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा जंतर मंतर पे। जी, सिर्फ आज के दिन के लिए ये एहतजाज है? जी, आज के दिन के लिए। अब बहुत शुक्रिया रिगजिन हमारे साथ ज्वाइन करने के। रात देर के जब मीटिंग चल रही थी जनाब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उसके बाद कुछ और नुमाइंदों ने वहां पर बात की, जरा फटाफट से वो भी हम बात सुनाते हैं अपने नाजरीन को ताकि आपको पता लगे
कि लद्दाख से निकलकर जम्मू तक एहतजाज हुआ, जब बात बनी नहीं तो हाई पावर कमेटी बनी, जब उसने भी काम नहीं किया तो अब एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो दिल्ली तक आ गए हैं। असगर करबलाई साहब, केडीए और अपेक्स बॉडी दिल्ली में जंतर मंतर पे अपनी इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोगों को पहुंचाने जा रही है। और ये आवाज हमारी 4 डिमांड्स को लेके है, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, जॉब रिजर्वेशन एंड रिक्रूटमेंट, पीएससी, सेपरेट सीट फॉर लेह एंड करगिल। इन 4 डिमांड्स को लेकर पूरी लद्दाखी आवाम के कायदीन और दिल्ली में मौजूद जितने भी और दिल्ली के आसपास के रियासतों में भी मौजूद जितने भी लद्दाखी हैं, उन सबों से दिल्ली गुजारिश है कि वो कल 15 फरवरी को जंतर मंतर पे आए और अपनी दिल्ली आवाज लद्दाख के मुस्तकबिल को लेकर, लद्दाख के फ्यूचर को लेकर और लद्दाख के भविष्य में किस तरीके से लद्दाखियों को जिंदगी जीना है, उसके लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाए। ठीक 1 बजे हमारा प्रोटेस्ट शुरू होगा, जिसमें हमारे कायदीन लोगों से मुखातब होंगे। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे असगर करबलाई साहब को कि किस तरीके से वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल आज हमारी नजर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया पर आप बने रहेंगे ताकि आप देख पाएंगे कि कितने लोग वहां पर जमा होंगे, किस तरीके की बात होगी और खबरों के अंदर की खबर क्या कुछ होगी आपको बताएंगे खबर तह तक जंतर मंतर से लद्दाख के इस एहतजाज के मुजाहिरे के हवाले से। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं उस बड़े और अहम फैसले की जो गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी कमीशन की को लेकर अपनी बात सामने रखी है और उसी बात को लेकर अब और कुछ चीजें जो वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर हदबंदी के अमल को जायज करार दिया है और फिर दूसरी बात यह भी कही है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास यह दायरे इख्तियार है कि वो किसी भी रियासत की तश्कील कर सकता है और किसी भी रियासत का दर्जा जो है वो कम भी कर सकता है। और ये कहा गया कि जनाब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्लियर कट है जी पार्लियामेंट के कानून क्लास ए आर्टिकल 3 के तहत, जिसमें नई रियासत बनाना, ऑल्टर बाउंड्रीज करना, स्टेट पावर्स को ऊपर नीचे करना, ये सब कुछ जनाब इसके अंदर है। और इसी का इस्तेमाल किया गया जी जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जब वहां पर 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया गया, जब 370 और 35A को खत्म कर दिया गया और फिर नोटिफिकेशन जारी कर दी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से 31 अक्टूबर 2019 को। अब ये मोटी मोटी 2 बातें हैं जी जो हमने पढ़ी है, जो हमें समझ आ रही है, लेकिन इसको जरा मजीद समझने की जरूरत है कानूनी माहिरीन से, क्योंकि इसका असर कितना उस मरकजी अपील पर पड़ेगा, उस दरख्वास्त पर पड़ेगा जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से दी गई है पार्लियामेंट के अंदर कि 370 और 35A का जो फैसला लिया गया जी वो सही नहीं है। हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर के, लेकिन एक बड़ी खूबी इनकी ये है कि ये लॉ नोइंग है, ये जस्टिस रह चुके हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर और माहिर है तमाम तर इन मामलात को लेकर। मसूदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हदबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता दिनों फैसला आया, एक बात उन्होंने अपनी रखी, कहा कि जनाब ये हमारे पास आ ही नहीं सकता क्योंकि कानूनी दायरा है हदबंदी का, तो ये वहां पर जाना चाहिए था। दूसरी बात जो अब सामने आ रही है वो कह रही है कि जनाब रियासतों का कयाम, रियासतों की बाउंड्रियों को चेंज करना, दायरे इख्तियार का हवाले से जी बाज़ाब्ता तौर पर कानून का सहारा लिया गया और क्लास ए से आर्टिकल 3 का जो जिक्र किया जा रहा है। क्या मैं ये समझूं कि एक लाइन क्लियर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आने वाले दिनों में अगर बड़े केस पर फैसला सुनवाई होती है 370 और 35A वाले मामले पर, तो ये सारी चीजें कल्प होंगी वहां पर, कहा जाएगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें वाजगाब अल्फाज में बता दी थी। नहीं देखिए साहब, ये जो अर्जी थी इसमें जो अर्जी गुजार थे उन्होंने अपनी वजूहत की क्या वजूहत थे, तो उन्होंने रियासत एक्ट को चैलेंज नहीं किया और यही पहला एतराज था कि उसका जो है
रेफरेंस दी जा रही है इस पिक्चर में, लेकिन इन्होंने चूंकि उसको चैलेंज नहीं किया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये फैसला है ये फैसला मुतासिर नहीं करेगा जो रियासत एक्ट के खिलाफ जो चैलेंज है और जो पिक्चर 5 जज की जो आईनी बेंच है उसके सामने समात है उसको ये मुतासिर नहीं करेगा। यह महदूद ये इस हद तक था कि 2011 का जो सेंसस है क्या वो इस्तेमाल हो सकता है, 170 का मामला जो है, और क्या 226 से पहले जब ये फैसला किया गया 226 से पहले कहीं डिलिमिशन होगी नहीं, और ये ऑर्डर भी उसको तरमीम करके आसाम को निकाला गया और आंध्रा को निकाला गया। तो सारे वो मामला थे, लेकिन जो बुनियादी मामला है उस मामले का इसमें तज़किरा नहीं किया गया था। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जी की जो 2 जज की जो बेंच थे जिन्होंने इसकी समाअत की, उन्होंने कहा कि ये फैसला इसका इतलाक नहीं होगा या ये अप्रूवल नहीं माना जाएगा रियासत एक्ट 2019 का। और हमने जो हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पिक्चर है उसमें हमने चैलेंज किया है रियासत एक्ट को। हमारा ये कहना है, हमारी ये दलील है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है दफा 3 के तहत किसी को डाउनग्रेड, स्टेट को डाउनग्रेड करने का। फकत ये पावर है कि वो किसी यूनियन टेरिटरी को अपग्रेड करे और वो भी वहां पर जो या किसी का विभाजन करके, लेकिन स्टेट मौजूद रहती है। लेकिन इस वक्त साहब जैसे यूपी को किया गया, उत्तराखंड निकाला गया लेकिन यूपी मौजूद रही, इसी तरह आंध्रा में आंध्रा मौजूद रहा, तेलंगाना को निकाला गया, क्योंकि ये जो कानून में लिखा है, ये जो भारत है, जो हमारा मुल्क है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो सारे सूबे सूबों का इत्तेहाद है। आप किसी सूबे को एकदम ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शिनाख्त है, इसका जो तशक्कुस है, उसका जो वहाँ का जो इस सारी इत्तेहाद में उसकी शिरकत है, उसको आप मुतासिर नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट से हमारा जो केस है वो मुतासिर नहीं होता। और इसका बरमला इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान ने इसी जजमेंट। अच्छा, ये जो मैं मसूदी साहब आपसे एक चीज बड़ी हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, ये जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो कानून है जी, क्लाज है ऑफ आर्टिकल 3, उसके तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को ये इख्तियार है एक्सप्लेनेशन सेकंड के तहत कि वो नई रियासत का कयाम अमल में ला सकते हैं। तो क्या हम ये समझे कि जो हमसे काटा गया लद्दाख वो एक नई रियासत की तौर उभरी? चलो अब ये यूटी है, अब वो भी लड़ रहे हैं जी हमें रियासत का दर्जा दिया जाए। और जिस तरीके से कल दाखिला वजीर साहब ने कहा कि जनाब चुनाव के बाद अब रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, तो वो कानूनी एतबार से कहीं ना कहीं जो क्रोनोलॉजी वो समझा रहे हैं वो सही है? फिर देखिए बात ये एक है सबस्टेंस की बात, जो जहाँ तक आर्टिकल 3 का ताल्लुक है, उसके बाद आर्टिकल 3 एक प्रोसीजर देता है वो कैसे किया जाए। और जम्मू कश्मीर के मामले में इजाफी प्रोविजन है। देखिए, जबकि आम स्टेट्स का उनकी असेंबली से पहले पूछना जरूरी बन जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आप देखेंगे आईन पर देखेंगे, जो हमें ताल्लुक रखता है प्रोविजो, वो एक इजाफी प्रोविजो है। जम्मू कश्मीर के मैं सिर्फ इतना ही नहीं कि क्या पार्लियामेंट के सामने के पास इख्तियार है, बल्कि ये भी है क्या जो मैकेनिज्म जो वहां दिया गया है, जो प्रोसीजर वहां दिया गया है, वो फॉलो किया जाए। अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ये क्यों है कि नहीं जी वहां की असेंबली को पूछा जाए, आर्टिकल 3 का तकाजा क्यों है? वो अच्छा, इनकेस असेंबली ना हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसूदी साहब, चूंकि असेंबलियां तहलील हो गई है, हमारी है नहीं, और गवर्नर साहब ने टेक ओवर वहां किया था सत्यपाल मलिक साहब ने, और गुज़श्ते दिनों मलिक साहब ने कहा कि जनाब ये तो मेरी रिकमेंडेशन पे सब कुछ हुआ, मैंने खत लिखा यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप इस तरह से किए, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ है। नो डाउट कि होम मिनिस्ट्री से ही ऑर्डर आया होगा कि आप ये भेज दीजिए खत। उन्होंने बरमला इसका इजहार किया कि जनाब एट द हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर मैंने लिखा है जी यूनियन को कि वो ये प्रस्ताव लाए, वो ये रेजोल्यूशन लाए जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लाया गया। तो क्या मैं ये समझूं कि अगर हमारे पास असेंबली नहीं है तो जो स्टेट हेड है उसके कहने पर ये हो सकता है? जी, पहले ये बात है, जो गवर्नर रूल होता है तो गवर्नर के पास जो इख्तियार है वो महदूद है। ये एसेंशियली एक इमरजेंसी है, ताकि उनकी स्टेट की असेंबली जो है मौजूद नहीं है और गवर्नर इसका वो इख्तियार का इस्तेमाल करता है, लेकिन महदूद। इसीलिए ये कहा गया है कि गवर्नर जो भी फैसला लेगा, जब भी असेंबली बनेगी 5-6 महीने के अंदर या तो उसकी तौसीक करेगी या उसको मुस्तरद करेगी। देखिए, वो जो इख्तियार है वो एक इमरजेंसी इख्तियार है, वो उसके हदूद में ये इख्तियार नहीं आता है जो असेंबली को। वो दूसरी बात है जो आर्टिकल 3 का जैसे कि आप जानते हैं तकाजा है, वो है कि वहाँ के अवाम को पूछा जाए, क्योंकि ये उस रियासत के तशक्कुस की बात है, इसीलिए उस अवाम को मतलब है उसकी चुनी हुई असेंबली को पूछा जाए। तो गवर्नर साहब इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नर साहब का एक 356 के तहत महदूद इख्तियार हैं और उन इख्तियार को भी जिंदगी सिर्फ 6 महीने होती है
वो 6 महीने के बाद जो ही असेंबली बन जाती है तो उसकी तौसीक क्या, उसकी वो मनसूखी का वो असेंबली के पास इख्तियार है। लिहाजा ये दलील गवर्नर साहब की वो दे सकती थी, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा मसूद साहब, क्या मैं ये समझूं कि जो तू करके 2023, 24, 25 में जब भी असेंबली हमारी स्टेट की बनेगी, यूटी की बनेगी, तो उनके ऊपर ये लाजमी होगा कि वो इस फैसले की तौसीक करें जो उस वक्त के साबिका गवर्नर साहब ने की है? अवलन ये बात है जनाब, बुनियादी बात ये समझती है कि आर्टिकल 3 इख्तियार नहीं देता है किसी स्टेट को बिल्कुल गायब करने का और स्टेट को डाउनग्रेड करने का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट फिर सारे स्टेट्स को जो हमारे 30 के 30 स्टेट्स हैं उन सब के हिस्से करके वहां यूटीज बना सकता है और सारा पावर खुद होम मिनिस्ट्री के पास आएगा। ऐसा इख्तियार नहीं है, डाउनग्रेड करने का इख्तियार नहीं है, अपग्रेड करने का इख्तियार है। वो तो पहली बात है बुनियादी। दूसरी बात है, अगर आप डाउनग्रेड भी करेंगे, अगर आप अपग्रेड भी करेंगे उसके बारे में भी प्रोसीजर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो प्रोसीजर और भी सख्त था और भी एक एहसासी प्रोवाइड होता। लिहाजा ये इस्तेदलाल की गवर्नमेंट ने दे दिया, कंसिडर दिया, वो कानून वही ना हमारे इस्तेदलाल है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या मसूद साहब, एक आखिरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग भी जानना चाह रहे हैं, जब भी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, असेंबली बनेगी, क्या उनको इस फैसले की तौसीक करना जरूरी है या अब उनके लिए दायरे इख्तियार में ये नहीं है, जो हो गया फैसला वो चलता रहेगा, जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तब देखा जाएगा? देखिए अव्वल बात यह है कि ये सारा गहराई नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है, वो तो है ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जब हमारे दलाइल में कोई उनको देखा परखा, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया कि हाँ ये मामला है जो आइन का मुतल्लिक है। दूसरी बात है असेंबली का, ये तो बिल्कुल एक बेस लाइन है, असेंबली का इख्तियार है कि जो भी इमरजेंसी का एक मामला होता है, जैसे 356 जो है, अगर असेंबली नहीं है तो गवर्नर साहब को गवर्नर राज किया गया, सदर राज किया गया, तो उसकी सीमित होती है उसकी जो लाइफ है। वो जब असेंबली कन्वीन हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है उसके पास इख्तियार है कि वो सारी चीज को मनसूख करे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मसूद साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब ये तो मुख्तसर सी बात थी, क्योंकि ये बड़ा कल से ये बात जब चल रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब इसका थोड़ी सी डिबेट हो, थोड़ी सी रोशनी हो जाए, तो हमने सोचा कि जनाब चलो माहिर कानून से भी पूछा जाए कि क्या कुछ है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसमें वो आपके सामने रख दिया हसनैन मसूदी साहब ने। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कमर कस लीजिएगा, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक बड़ा फैसला सामने आया है। क्या वो फैसला, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर राहुल गांधी का कश्मीर का दौरा है, कैसा दौरा रहेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कश्मीरियों ने एक बार फिर कश्मीरियत को जिंदा रखा है, तरक्की के लिए क्या कुछ इमदादी सामान भेजा जा रहा है, उस पर बात करेंगे, डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के साथ। कुछ मजीद खबरें भी, बने रहिएगा हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक।